हाँ स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं अपने कक्षा 10 का जो लेसन नंबर 2 है मानव तंत्र। उसका एक टॉपिक है रक्त और परिसंचरण तंत्र। आज उसके बारे में हम देखेंगे। तो इससे पिछले वाले वीडियो में हमने आपके एक तो पाचन तंत्र के बारे में पूरा पढ़ लिया था, और उसके अलावा हमने श्वसन तंत्र के बारे में पढ़ा था। श्वसन तंत्र में हमने ये पढ़ा था कि कोशिकाओं को काम करने, हमने ये कहा था कि कोशिकाओं को कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और ऊर्जा उनको मिलती है भोजन से। और जब कोशिकाएं भोजन का ऑक्सीकरण करती है, अर्थात ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोजन को तोड़ती है, तो कोशिकाओं को ऊर्जा मिलती है। अब उन कोशिकाओं को ऑक्सीजन उपलब्ध करवाने के लिए हमारे शरीर में श्वसन तंत्र पाया जाता है, जिसमें हमने वायुकुपिकाओं के द्वारा अर्थात फेफड़ों की सहायता से हम शरीर की प्रत्येक कोशिका तक ऑक्सीजन पहुंचाते हैं, और उससे कोशिकाएं हैं वो भोजन का ऑक्सीकरण करती है और उनमें ऊर्जा उपलब्ध हो पाती है। अब बात यह है कि हम फेफड़ों या कुपिकाओं से ऑक्सीजन हम लेते हैं, और वो गैसों के विनिमय के द्वारा वो जो ऑक्सीजन है वो रक्त में मिलती है, या जो हमने भोजन को पचाया है और उसको अवशोषित किया है, तो अवशोषित किया हुआ भोजन भी अंतिम रूप से हमारे रक्त के अंदर मिलता है। तो ये रक्त है पूरे शरीर में चक्कर लगाता रहता है, और शरीर की प्रत्येक कोशिका तक उसे ली गई ऑक्सीजन और जो हमने भोजन को अवशोषित किया है उस भोजन को प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाने का कार्य करता है। तो इसके लिए क्या होता है कि हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिका तक ऑक्सीजन भी पहुंच चुके, जितना भी भोजन पदार्थ है या पोषक पदार्थ है वो सभी प्रत्येक कोशिकाओं को मिल सके, इसके लिए हमारे शरीर में एक तरल पदार्थ होता है, रक्त होता है, और वो रक्त है वो पूरे शरीर में हमेशा चक्कर लगाता रहता है। तो उसके लिए हमारे शरीर में एक विकसित रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। तो देखिए हम इसको बारे में पढ़ते हैं। तो देखो, कुछ जीवों के शरीर में प्रत्येक कोशिका तक ऑक्सीजन व पोषक पदार्थों को पहुंचाने के लिए तथा जो अपशिष्ट पदार्थ का मतलब होता है हानिकारक जहरीले पदार्थ, उन अपशिष्ट पदार्थों को हटाने के लिए, शरीर से हटाने के लिए रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। तो हमने कहा कि शरीर की प्रत्येक कोशिकाओं तक ऑक्सीजन और पोषक पदार्थों को पहुंचाने के लिए, और जितने भी हानिकारक अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं उनको शरीर से हटाने के लिए हमारे शरीर में रक्त परिसंचरण तंत्र उपस्थित है। अब ये जो रक्त परिसंचरण है ये किससे बना हुआ है? ये जो रक्त परिसंचरण तंत्र है इसका निर्माण देखो, एक तो रक्त करता है, दूसरा इसका प्रमुख अंग है हृदय, और एक तीसरा इसका प्रमुख भाग है रक्त वाहिनियां। तो ये तीनों मिलकर हमारे शरीर में या सभी जीवों में जो प्राणी होते हैं उनमें रक्त परिसंचरण पाया जाता है। तो देखो, रक्त है वो बिल्कुल तरल की तरह है, और एक पेशीय अंग होता है जो रक्त को बार बार शरीर में जोर लगा के भेजता रहता है, पंप करता रहता है। और रक्त किस में बहता है? रक्त वाहिनियों में बहता है। तो तीनों मिलकर हमारे रक्त परिसंचरण तंत्र का निर्माण करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे रक्त, ले लेते हैं इसमें से। सबसे पहले अपन देखो रक्त पढ़ते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है हमारे रक्त, और बार बार इससे प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो देखो रक्त क्या है? तो रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। ये यहाँ पर एक प्रश्न बनता है कि रक्त क्या है, तो उसका आपको क्या उत्तर देना है कि रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। ये इसकी रक्त की परिभाषा हो जाती है। दूसरा इसका देखो महत्वपूर्ण, रक्त का रंग लाल होता है। और लाल क्यों होता है? क्योंकि इसमें लाल रक्त कणिकाएं, या कणिकाओं को अपन कोशिका भी कह सकते हैं, तो रक्त का रंग लाल होता है। उसका क्या कारण क्या है? लाल रक्त कणिकाएं, जिनको हम क्या कहते हैं? आरबीसी भी कहते हैं। तो आरबीसी के कारण रक्त का रंग लाल होता है। इनको लाल रक्त कणिकाएं या लाल रक्त कोशिकाएं भी कहते हैं। अगला पॉइंट देखो, रक्त हल्का क्षारीय तरल पदार्थ होता है। ये अम्लीय नहीं होता है, न उदासीन होता है, बल्कि हल्का सा क्षारीय तरल होता है। देखो इसका पीएच है 7.4। तो 7 से नीचे तो होता है अम्लीय, 7 होता है उदासीन, और 7 से ऊपर होता है क्षारीय। अब ये 7 से थोड़ा सा ऊपर है 7.4, इसका मतलब ये हल्का क्षारीय तरल पदार्थ होता है। देखो वयस्कों में जो एडल्ट होते हैं, वयस्क होते हैं, उनमें रक्त का निर्माण है वो लाल अस्थि मज्जा में होता है। ये लाल अस्थि मज्जा कहाँ पाई जाती है? हमारी जो लंबी लंबी अस्थियाँ पाई जाती है, पैरों वाली या हाथों वाली, या हमारे
पसलियाँ ये उनके अंदर लाल रंग का मज्जा पाया जाता है हड्डियों के बीच में, तो उसमें से रक्त का निर्माण होता है। जबकि देखो भ्रूणावस्था में जब व्यक्ति माँ के पेट में होता है या नवजात शिशु होता है, बहुत छोटा होता है जिसका जन्म अभी हुआ है, तो उनमें क्या होता है, हड्डियाँ में लाल अस्थिमज्जा नहीं बनता है। तो उस समय उनके अंदर जो रक्त का निर्माण है वो प्लीहा और यकृत करता है, ये दोनों बन जाते हैं। तो नवजात और भ्रूणावस्था में रक्त का निर्माण प्लीहा और यकृत के द्वारा किया जाता है, जबकि वयस्क में रक्त का निर्माण लाल अस्थिमज्जा में किया जाता है। एक सामान्य व्यक्ति में अगर हम देखें तो रक्त कितना हो सकता है, तो उसके शरीर में लगभग 5 लीटर रक्त पाया जाता है। तो एक व्यक्ति में, एक स्वस्थ व्यक्ति है, एक वयस्क व्यक्ति है, उसमें लगभग 5 लीटर रक्त पाया जाता है। तो देखो इन तीनों चारों बातों में से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। एक तो ये बनता है कि रक्त क्या है, तो रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। दूसरा प्रश्न ये बनता है कि रक्त का रंग कैसा होता है, लाल क्यों होता है। आरबीसी और आरबीसी के अंदर हम एक करेक्ट उत्तर देंगे इसका कि आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है। क्या होता है, हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन पाई जाती है, उसके कारण से रक्त का रंग लाल होता है। तो हम ये कह देंगे कि आरबीसी में पाए जाने वाले हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग लाल होता है। रक्त की प्रकृति कैसे होती है, तो रक्त हल्का क्षारीय पदार्थ होता है। इसकी पीएच कितनी होती है, ये प्रश्न आता है, तो इसकी पीएच 7.4 होती है। वयस्क में रक्त का निर्माण कहाँ होता है, तो आपको उत्तर लिखना है लाल अस्थिमज्जा में होता है। भ्रूणावस्था और नवजात शिशु में रक्त का निर्माण कहाँ होता है, तो प्लीहा और यकृत में होता है। और एक वयस्क के सामान्य स्वस्थ व्यक्ति में रक्त कितना होता है, 5 लीटर रक्त पाया जाता है। नेक्स्ट अपन देख लेते हैं। देखो रक्त के कितने भाग, अगर हम एक रक्त को देखें तो हमें रक्त के कितने भागों का पता चलता है। तो देखिए अगर अपन एक रक्त को देखें तो जैसे मान लीजिए ये हम एक परखनली लें और उस परखनली में रक्त को भर लें तो और उसको रख दें, तो देखो इस रक्त के ऊपर एक हल्का पीला सा तरल भाग तैरने लगेगा, नीचे है वो ठोस भाग होगा, वो इसके नीचे जम जाएगा। तो जो नीचे जमेगा, ये जो ऊपर तैरेगा, तो इस कारण हम कहेंगे कि रक्त के 2 भाग होंगे। जो ऊपर हल्का ये तरल भाग रहेगा उसको तो हम बोलेंगे प्लाज्मा, और दूसरा भाग जो नीचे बैठ गया है गहरे रंग का, इसको बोलेंगे अपन रुधिर कोशिकाएं। क्या कहेंगे हम इनको, रुधिर या रक्त कोशिकाएं कह देंगे। तो इसमें आरबीसी रहेगी हमारी, डब्ल्यूबीसी रहेगी और बिंबाणु रहेंगे। ये 3 तरह की इसके अंदर सेल पाई जाएगी। ये प्लाज्मा होगा वो 55% होगा, जैसे हम इसको 100 मान लें तो 55% तो प्लाज्मा होगा और शेष 45% है वो रक्त कोशिकाएं इसमें पाई जाएगी। तो ये तो 45% होगी और ये ज़्यादा मात्रा में प्लाज्मा इसके अंदर 55 पाया जाएगा और ये 45% कोशिकाएं पाई जाएगी। तो हम कहेंगे कि रक्त के 2 भाग होते हैं। देखो तो रक्त के 2 भाग होते हैं। ये प्रश्न बनता है यार रक्त के कितने भाग है, तो रक्त के 2 भाग है, नाम लिखो, तो प्लाज्मा और रुधिर कोशिकाएं। तो इसके ध्यान रखिएगा रक्त के 2 ही भाग होते हैं, प्लाज्मा और रुधिर कोशिकाएं। तो देखो प्लाज्मा कौन सा है, अभी कहा कि ये रक्त का तरल भाग होता है जो ऊपर तैरने लगता है, रक्त के ऊपर तैरता है, ये तरल भाग होता है बिल्कुल। इसकी मात्रा 55% होती है। तो 100 में से 55 निकाला तो कोशिकाएं कितनी बच गई, 45%। तो ये 55% होता है प्लाज्मा। देखो इस प्लाज्मा में ये तरल भाग है, तो तरल कब होगा, जब इसमें सबसे ज़्यादा पानी होगा। तो इसमें लगभग 92% तो पानी होता है और लगभग 8% में कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। कार्बनिक में प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, अकार्बनिक में बहुत सारे खनिज लवण पाए जाते हैं। इसके अलावा उत्सर्जी पदार्थ है, गैसें हैं, जो भी हम भोजन करते हैं वो सारा प्लाज्मा में घुला हुआ रहता है। दूसरा इसका भाग होता है रुधिर कोशिकाएं। देखो ये रक्त का ठोस भाग है। तो प्रश्न कैसे आ जाता है परीक्षा में कि रक्त के तरल भाग को क्या कहते हैं, तो क्या कहेंगे, प्लाज्मा। रक्त के ठोस भाग को क्या कहते हैं, तो ठोस भाग को क्या कहेंगे, रुधिर कोशिकाएं। ये जो रुधिर कोशिकाएं हैं, रक्त का ठोस भाग है, ये 45% भाग बनाता है हमारे रक्त का। अब ये रुधिर कोशिकाएं कितने प्रकार की होती है, तो जो रुधिर कोशिकाएं होती है हमारे रक्त में 3 प्रकार की होती है। देखो इनको हम कहते हैं लाल रुधिर कोशिकाएं, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं आरबीसी। दूसरी होती है सफ़ेद रुधिर कोशिकाएं, जिनको हम कहते हैं डब्ल्यूबीसी। और तीसरी होती है बिंबाणु।
तो देखो लाल रुधिर कोशिकाएं ये लाल रंग की होती है, इसलिए इसको लाल रुधिर कोशिकाएं कहते हैं। श्वेत रुधिर कोशिकाएं, इनका कोई रंग नहीं होता है, इसलिए इनको हम श्वेत रुधिर कोशिकाएं कहते हैं। और तीसरी होती है बिंबाणु। तो इस तरह से हमारे रक्त में 3 तरह की कोशिकाएं पाई जाती है। ये भी प्रश्न आ सकता है कि रक्त में कितनी प्रकार की रुधिर कोशिकाएं पाई जाती है, नाम लिखिए। तो ये हम तीनों के नाम आपको याद रखने हैं। अब देखते हैं रुधिर कोशिकाओं के जो प्रकार है वो देखो। हमारे रक्त में जो रुधिर कोशिकाएं पाई जाती है उनके क्या कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो अभी हमने ऊपर कहा कि रुधिर कोशिकाएं 3 तरह की होती है, लाल रुधिर कोशिकाएं, श्वेत रुधिर कोशिकाएं और बिंबाणु। तो देखो इनको एक एक को पढ़ लेते हैं अपन। पहले ले लेते हैं अपन लाल रुधिर कोशिकाएं। इनको क्या कहते हैं? RBC। आर का मतलब रेड, बी का मतलब ब्लड और सी का मतलब सेल। तो इनको शॉर्ट में कहते हैं RBC या लाल रुधिर कोशिकाएं। यहाँ रुधिर की जगह आप रक्त भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लाल रक्त कोशिकाएं भी इसको कह सकते हो, या लाल रुधिर कोशिकाएं भी इसको कह सकते हो। देखो हमारे रक्त में जितनी कोशिकाएं हैं सारी, ये तीनों प्रकार की, इनमें सबसे ज़्यादा RBC होती है। तो RBC हमारे रक्त की जो कुल कोशिकाएं हैं उसका 99% होती है। यानी टोटल हम 100 कोशिकाएं मान ले तो 99% कोशिकाएं तो RBC ही पाई जाएगी। देखो RBC में हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है यहाँ पर। RBC में हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है जिसके कारण रक्त का रंग लाल होता है। ये देखिए, तो यहाँ पर प्रश्न क्या बनता है कि एक तो ये बनता है कि RBC कुल कोशिकाओं का कितना प्रतिशत होती है, तो 99%। और RBC में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? वो हीमोग्लोबिन। रक्त का रंग लाल क्यों होता है? तो रक्त का रंग लाल इसलिए होता है RBC में पाए जाने वाले हीमोग्लोबिन के कारण। ये जो हीमोग्लोबिन है ना, ये लाल रंग का प्रोटीन होता है, इसलिए रक्त का रंग लाल ही लाल दिखाई देता है अपन को। देखो RBC जो है इसके अंदर केंद्रक नहीं होता है, ये एक अपवाद है। देखो हमारे कोशिकाओं में सभी में केंद्रक पाया जाता है, लेकिन RBC ऐसी कोशिका है हमारे शरीर की जिसके अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता है। केंद्रक है ना, वो नष्ट हो जाता है। RBC की औसत आयु, जिसको हम जीवन काल कहें, कि एक बार RBC अस्थि मज्जा में बनने के बाद कितने दिन तक ये काम करती है, तो इसका जीवन काल है वो 120 दिन होता है। तो आपको याद रखना है RBC की औसत आयु या इसका जीवन काल कितना होता है? 120 दिन होता है। ऐसी अपने कोशिका RBC है जिसके अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता है, तो ये ध्यान रखना आपको। और ये भी ध्यान रखना है कि RBC का मुख्य काम क्या है, तो शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करना। ये सबसे महत्वपूर्ण काम है हमारे RBC का। शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करना, प्रत्येक कोशिका तक ऑक्सीजन पहुंचाने का काम किसका है? RBC के अंदर जो हीमोग्लोबिन है ना, उसका ये कार्य है। तो इसमें भी देखो 3-4 प्रश्न बन रहे हैं कि RBC में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? हीमोग्लोबिन, जिसके कारण रक्त का रंग लाल होता है। RBC की औसत आयु जीवन काल कितना होता है? तो 120 दिन होता है। सबसे ज़्यादा रक्त कोशिकाएं कौन सी पाई जाती है? तो सबसे ज़्यादा रक्त कोशिकाएं RBC पाई जाती है। तो यहाँ पर ये प्रश्न बनते हैं। दूसरी कोशिका ले लेते हैं। देखो हम श्वेत रुधिर कोशिकाएं, इनका देखो कोई कलर नहीं होता है, कोई रंग नहीं होता है। इनको हम कहते हैं WBC। W से वाइट, B से ब्लड, C से सेल, अर्थात श्वेत रुधिर कोशिकाएं। देखो इनका सबसे महत्वपूर्ण काम है WBC का, हमारे शरीर में जो रोगाणु प्रवेश कर जाते हैं उन रोगाणुओं को नष्ट करना और हमारे शरीर को रोगों से बचाना। ये इसका महत्वपूर्ण काम है। हम दिन भर में न जाने कितने रोगाणु का से सामना करते हैं या हमारे शरीर में रोगाणु प्रवेश करते हैं, फिर भी हम बीमार नहीं पड़ते हैं। तो उसका कारण क्या है? WBC है। ये WBC शरीर में जो रोगाणु प्रवेश कर जाते हैं उनको ऑटोमेटिक नष्ट करती रहती है और हमारे शरीर को रोगों से बचाती रहती है। तो देखो WBC हमारे शरीर को रोगों से बचाने वाली कोशिकाएं हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है ये। अर्थात में क्या कह सकते हैं कि ये शरीर को प्रतिरक्षा प्रदान करती है। प्रतिरक्षा का मतलब होता है रोगों से लड़ने की क्षमता।
रोगों से लड़ने की ताकत। तो हमारे शरीर में, प्रत्येक व्यक्ति के शरीर में रोगों से लड़ने की ताकत होती है। तो अगर ताकत ये अच्छी है, ये शक्ति अच्छी है, तो वो व्यक्ति है वो बीमार नहीं पड़ेगा। तो वो रक्षा कौन करेगी? हमारी WBC। तो ये रोगों से लड़ने वाली कोशिकाएं हैं और यथार्थ हम ये कह सकते हैं कि शरीर को प्रतिरक्षा प्रदान करती है, अर्थात शरीर को रोगों से लड़ने की ताकत प्रदान करती है। देखो, इनको ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। ये भी एक प्रश्न आ जाता है कि इसका दूसरा नाम क्या है? WBC का दूसरा नाम क्या है? तो WBC का दूसरा नाम क्या है? ल्यूकोसाइट। ल्यूको का मतलब भी श्वेत ही होता है और साइट का मतलब कोशिकाएं होती है। तो इनका दूसरा नाम ल्यूकोसाइट भी होता है। देखो, ये रंगीन होती है, इनका कोई रंग नहीं होता है, इनका कोई कलर नहीं होता है, कोई रंग नहीं होता है। अतः इन्हें क्या कह देते हैं हम? श्वेत रुधिर कोशिकाएं कहते हैं। इनमें केंद्रक पाया जाता है, ये याद रखना। हमारे रक्त में ऐसी कोशिकाएं जिनमें केंद्रक पाया जाता है वो WBC होती है, ध्यान रखिएगा। बाकी दोनों कोशिकाओं में केंद्रक नहीं पाए जाएंगे। तो WBC ऐसी कोशिका है हमारे रक्त की जिसके अंदर केंद्रक पाया जाता है। RBC में भी नहीं पाया जाएगा, तो बिंबाणु में भी केंद्रक नहीं पाया जाएगा। तो WBC में केंद्रक पाया जाएगा, ये आपको याद रखना है। अब देखो, WBC कितने प्रकार की होती है? तो WBC मुख्य रूप से अगर अपन बांटें तो WBC हमारे रक्त में 2 तरह की होती है। वैसे देखो, WBC को अगर मोटे तौर से अपन बांटे तो 2 तरह की WBC होती है। कणिकीय WBC। देखो, इसमें क्या होता है, जैसे ये WBC है और इसमें ये केंद्रक है और इसके कोशिका द्रव्य में ऐसे कण 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 पाए जाते हैं, कण जैसी संरचनाएं पाई जाती है। तो जिस WBC के अंदर जो कोशिका द्रव्य है उसके अंदर कण कणनुमा संरचनाएं पाई जाती है तो उन्हें कहेंगे कणिकीय WBC। और जिनके कोशिका द्रव्य में कोई कण नहीं होगा, बिल्कुल साफ दिखाई देगा, वो कहलाएगा अकणिकीय WBC। तो देखो, ऐसी WBC के कोशिका द्रव्य में कण पाए जाते हैं। तो कण पाए जाते हैं तो इसलिए इसको क्या कह दिया? कणिकीय WBC। मतलब इसके कोशिका द्रव्य में आपको ऐसे कण दिखाई देंगे तो इसको हम कणिकीय WBC कहेंगे। तो ऐसी WBC कौन कौन सी होती है? तो ये 3 तरह की होती है ऐसी WBC। ये 3 प्रकार की होती है: न्यूट्रोफिल, इयोसिनोफिल और बेसोफिल। ये तीनों का नाम याद रखना आपको: न्यूट्रोफिल, इयोसिनोफिल और बेसोफिल। तो ये 3 तरह की WBC पाई जाती है। देखो, रक्त में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली WBC है न्यूट्रोफिल है। ये याद रखिएगा, ये प्रश्न बनता है कि हमारे रक्त में कौन सी WBC सबसे ज़्यादा पाई जाती है, तो वो है न्यूट्रोफिल। तो न्यूट्रोफिल, इयोसिनोफिल और बेसोफिल, ये 3 प्रकार के WBC कणिकीय WBC है। दूसरा इसका प्रकार है, देखो, अकणिकीय WBC। इसका मतलब है इसके कोशिका द्रव्य में कोई कण नहीं है, बिल्कुल कोशिका द्रव्य साफ है। तो देखो, इनके कोशिका द्रव्य में कण नहीं पाए जाते हैं, इस कारण इनको हम क्या कह रहे हैं? अकणिकीय WBC। देखो, ये 2 प्रकार की होती है। एक को तो हम कहते हैं लसीकाणु या लिम्फोसाइट। एक अकणिकीय WBC को तो क्या कहेंगे? लसीकाणु या लिम्फोसाइट। और दूसरी को कहेंगे हम मोनोसाइट। इनके कोशिका द्रव्य में केंद्रक पाया जाएगा लेकिन कोई कण नहीं पाए जाएंगे। तो इस प्रकार देखो, टोटल WBC कितनी हो गई? 3 तो ऊपर वाली कणिकीय हो गई, नीचे 2 वाली अकणिकीय हो गई, तो टोटल 5 प्रकार। कुल WBC की संख्या कितनी हो गई? 5 हो गई। 3 तो ऊपर वाली न्यूट्रोफिल, इयोसिनोफिल और बेसोफिल, और 2 अकणिकीय, देखो, लसीकाणु जिनको लिम्फोसाइट भी कहते हैं, और दूसरी है आपकी मोनोसाइट। तो ये 2 ये हो गई। तो ध्यान रखिएगा, अकणिकीय WBC में लसीकाणु और मोनोसाइट होते हैं। तो यहाँ से प्रश्न आ सकता है कि एक तो सबसे ज़्यादा कौन सी WBC होती है? तो न्यूट्रोफिल। कणिकीय WBC के नाम लिखिए तो आपको ये तीनों के नाम लिखने हैं: न्यूट्रोफिल, इयोसिनोफिल और बेसोफिल। अकणिकीय WBC के नाम लिखिए: लसीकाणु और मोनोसाइट। इस तरह भी प्रश्न आ सकता है कि अकणिकीय WBC कितने प्रकार की होती है? तो 3 प्रकार की होती है। अकणिकीय 2 प्रकार की होती है। और कणिकीय WBC कितने प्रकार की होती है? कणिकीय WBC 3 प्रकार की होती है। तो इस तरह का कोई भी घुमाकर प्रश्न परीक्षा में पूछा जा सकता है। अब इसके बारे में देखो, थोड़ा सा और देख लेते हैं। देखो, ये जो लसीकाणु होते हैं
ये जो लसीकाणु होते हैं जिनको हम लिम्फोसाइट कहते हैं, ये खुद भी 3 प्रकार के होते हैं देखो। एक तो होता है बी लिम्फोसाइट, दूसरा होता है टी लिम्फोसाइट और तीसरा होता है प्राकृतिक मारक कोशिकाएं। तो ये 3 प्रकार के लसीकाणु हमारे शरीर में उपस्थित रहते हैं, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट और प्राकृतिक मारक कोशिकाएं। देखो ये बी लिम्फोसाइट है, ये एंटीबॉडी बनाकर से रक्त में रोगाणु को नष्ट करती है। टी लिम्फोसाइट सीधे ही नष्ट करती है और प्राकृतिक मारक कोशिकाएं, ये तो हमारे शरीर की सुपर हीरो की तरह होती है और बहुत जल्दी रोगाणु का पता लगाकर उसको नष्ट करती है। देखो लिम्फोसाइट प्रतिरक्षा प्रदान करने वाली प्राथमिक कोशिकाएं हैं, ये याद रखिएगा आप। तो हमारी शरीर को रोगों से लड़ने की जो शक्ति प्रदान करती है वो हमारी लिम्फोसाइट होती है। तो देखो कोई भी रोगाणु शरीर में प्रवेश कर जाता है ना, तो ये लिम्फोसाइट ही फिर उसके प्रति एंटीबॉडी बनाती है और वो एंटीबॉडी शरीर में रहती है और जब भी वो दोबारा से शरीर में प्रवेश करता है तो उसको ख़त्म कर दिया जाता है और शरीर को रोगाणुओं से बचाया जाता है। फिर देखो दूसरी मोनोसाइट है। ये मोनोसाइट सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी होती है, सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी होती है आकार के अंदर, ये बहुत बड़ी बड़ी डब्ल्यूबीसी होती है। ये मोनोसाइट क्या करती है, देखो ये जब मोनोसाइट ऊतकों में पहुंचकर अपने आकार को बड़ा कर लेती है। ये क्या करती है मोनोसाइट, जब कहीं पर भी जैसे ऊतकों में कोई रोगाणु आ गया तो वहाँ पर ये ऊतकों में चली जाती है और अपने आकार को बहुत ज़्यादा बड़ा कर लेती है। जब ये आकार को बड़ा कर लेती है तो इस तरह से डरावनी लगने लगती है, तब इसे कहेंगे महाभक्षक, मैक्रोफेज कहते हैं। तो मैक्रो प्रश्न याद आता है कि महाभक्षक किसे कहते हैं, यहाँ से प्रश्न आता है कि महाभक्षक किसे कहते हैं। तो अब महाभक्षक मोनोसाइट को ही कहते हैं। कब कहते हैं, कि जब मोनोसाइट ऊतकों में पहुंचती है तो अपने आकार को बहुत बड़ा कर लेती है, तब इसे महाभक्षक कहते हैं। देखो महाभक्षक ये रोगाणुओं का भक्षण कर लेती है, उसको खा जाती है, नष्ट कर देती है। जैसे कोई रोगाणु है और उसको ये आ गई तो ये इसको खा जाएगी ये, और इसको न खाकर इसको नष्ट कर देगी इसको। तो ये रोगाणुओं को खाकर नष्ट कर देती है, अर्थात बड़े रोगाणुओं का ये भक्षण कर लेती है, उनको नष्ट कर देती है। तो महाभक्षक मोनोसाइट को ही हम कहते हैं। देखो महाभक्षक जो कि मोनोसाइट ही होती है, और न्यूट्रोफिल ये मानव शरीर की प्रथम भक्षक कोशिकाएं हैं, जो बाह्य प्रतिजनों जैसे कोई रोगाणु शरीर में आ गया तो उसका भक्षण करके उसको नष्ट कर देती है। तो याद रखिएगा कि जब भी हमारे शरीर में पहली बार रोगाणु प्रवेश करता है, जैसे मान लीजिए ये हमारी मान लीजिए बॉडी है, ये हमारा शरीर है। अभी शरीर के अंदर बहुत सारी कुल 5 प्रकार की डब्ल्यूबीसी है। तो पहली बार शरीर के अंदर मान लीजिए कोई रोगाणु आ गया, ये रोगाणु शरीर के अंदर घुस गया, तो इस रोगाणु को सबसे पहले भक्षण करके नष्ट कौन करती है, वो करती है हमारी मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल। ये दोनों सबसे पहले आएगी और इसको खाकर नष्ट कर देगी। अगर ये दोनों इसको नष्ट नहीं कर पाती है तो आगे देखो लिम्फोसाइट है, ये लिम्फोसाइट फिर इसको नष्ट करने का काम करती है। तो इस तरह से हम सबसे पहले जो शरीर में भक्षक कोशिकाएं हैं वो मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल होती है। तो यही तो हम कह रहे हैं कि शरीर में जैसे ही प्रथम बार को रोगाणु प्रवेश करता है तो हमारे जो महाभक्षक है मोनोसाइट क्या, जब वो आकार बड़ा कर लेती है तब उसको क्या कह देंगे हम, महाभक्षक। और जो न्यूट्रोफिल है ये दोनों मिलकर उस रोगाणु का भक्षण कर लेती है। तो हम कह रहे हैं महाभक्षक मोनोसाइट व न्यूट्रोफिल मानव शरीर की प्रमुख भक्षक कोशिकाएं हैं, जो बाह्य प्रतिजन का मतलब है बाहर से शरीर में कोई भी प्रकार का पदार्थ या कोई रोगाणु या कोई कण प्रवेश करता है तो उसका भक्षण करके नष्ट कर देती है। ये हमारी डब्ल्यूबीसी थी और इसका प्रमुख काम हमने पढ़ लिया है, रोगों से बचाने का काम। और फिर देखो तीसरी कोशिका पढ़ते हैं अपन, रक्त कोशिका बिंबाणु को अंग्रेजी में कहते हैं अपन प्लेटलेट्स, बिंबाणु। तो देखो इनको थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं, ये याद रखिएगा। थ्रोम्बो का मतलब होता है रक्त का थक्का बनाना, साइट का मतलब होता है कोशिकाएं। थ्रोम्बोसाइट क्यों कहते हैं इनको, क्योंकि ये रक्त का थक्का बनाने वाली कोशिकाएं
होती है। रक्त का थक्का क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमारे हाथ में ब्लेड से कोई चीरा लग गया और चीरा लगते ही रक्त है वो बहने लगा अंगुली से। कुछ समय बाद देखते हैं कि वहाँ से रक्त बहना बंद हो जाता है। तो वो जो रक्त का बहना बंद हो गया उसको हम कहते हैं थक्का जमने की प्रक्रिया। तो रक्त का जब थक्का बन जाता है तो रक्त का बहना रुक जाता है। तो ये काम कौन कर रहा है, ये काम बिंबाणु करते हैं। तो देखो, इन्हें थ्रोम्बोसाइट कह रहे हैं क्योंकि ये रक्त का थक्का बनाने वाली कोशिकाएं हैं। चोट लग जाती है तो रक्त को बहने से रोकने का काम करती है। इनमें भी देखो केंद्रक नहीं होता है, ये केंद्रकहीन होती है, इनमें भी केंद्रक नहीं होता है। बिंबाणु का जीवन काल लगभग 10 दिन का होता है। आरबीसी का जीवन काल हमने कितना बताया, 120 दिन। 120 दिन के बाद में आरबीसी है वो नष्ट होना चालू हो जाती है, जबकि बिंबाणु का जीवन काल कितना होता है, मात्र 10 दिन। 10 दिन के बाद में नष्ट हो जाते हैं। देखो इनका प्रमुख कार्य क्या है, रक्त का थक्का जमाना या रक्त को बहने से रोकना। इसको आप साधारण भाषा में इस तरह भी लिख सकते हो, रक्त को बहने से रोकना या रक्त का थक्का जमाना। ये थे हमारे बिंबाणु जो कि हमारे रक्त को बहने से रोक रही है। इस तरह से हमारी रक्त में 3 तरह की कोशिकाएं पाई जा रही है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और बिंबाणु। तो तीनों को हमने पढ़ लिया है। इसमें जो महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं वो भी हमने पढ़ लिए हैं। फिर अब लास्ट देखो, रक्त के कार्य। तो रक्त का कार्य क्या होता है, इससे भी एक प्रश्न हमारे से परीक्षा में पूछा जाता है कि रक्त कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य करता है या रक्त के कार्य लिखिए। तो देखो रक्त के प्रमुख कार्य अपन पढ़ते हैं जो कि आपकी किताब में दिए गए हैं। तो अभी तक हम कह रहे थे रक्त का प्रमुख कार्य देखो, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करना। शरीर की प्रत्येक कोशिका तक ऑक्सीजन पहुँचे और जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है उसको वापस वहाँ से हटाए। तो ये काम रक्त का है। रक्त ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करता है। दूसरा काम देखो, पोषक पदार्थों को शरीर की प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंचाना। हमारे शरीर में असंख्य कोशिकाएं हैं, उन सभी कोशिकाओं तक पोषक पदार्थों को पहुंचाने का काम कौन करता है, रक्त। रक्त हमेशा चक्कर लगाता रहता है और पोषक पदार्थों को शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचाता रहता है। तीसरा काम देखो, शरीर में बने हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना। इन हानिकारक पदार्थों को हम क्या कहते हैं, अपशिष्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अपशिष्ट भी इनको कहते हैं, हम अपशिष्ट भी कहते हैं। तो शरीर में बने हानिकारक या अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना, ये भी रक्त का कार्य है। चौथा कार्य देखो, रक्त शरीर का तापमान नियंत्रण करना। रक्त हमारे शरीर का जो टेम्परेचर होता है, हमारे शरीर का टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। ये हमेशा समान बना रहता है, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, हमेशा शरीर का तापमान 37 डिग्री बना रहता है। तो ये नियंत्रण कौन कर रहा है, ये हमारा रक्त ही करता है। तो ध्यान रखिएगा, शरीर के तापमान को नियत बनाए रखना, समान बनाए रखना, ये भी रक्त का कार्य है। पांचवा कार्य देखो, रक्त की पीएच का नियंत्रण करना। रक्त की पीएच कितनी है, अभी हमने पढ़ा कि रक्त की पीएच 7.4 है। तो ये रक्त की पीएच ये सही बनी रहे, तो ये भी रक्त का काम है कि शरीर का पीएच है वो सही बना रहना चाहिए, इसलिए ये रक्त का कार्य है। अगला काम देखो, रक्त शरीर को प्रतिरक्षा अर्थात रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करना। ये रक्त ही है जिसके अंदर डब्ल्यूबीसी होती है। रक्त में क्या होती है, डब्ल्यूबीसी होती है। तो ये डब्ल्यूबीसी शरीर को रोगों से लड़ने की क्षमता अर्थात शरीर को प्रतिरक्षा प्रदान करती है। प्रतिरक्षा का मतलब होता है रोगों से लड़ने की ताकत, रोगों से लड़ने की शक्ति, रोगों से लड़ने की क्षमता। तो वो हमारे रक्त के द्वारा ही हमें मिलती है। देखो, और अंतिम कार्य देखो, हार्मोन कौन बनाती है, हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार की अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती है जो हार्मोन बनाती रहती है। उन हार्मोन्स को आवश्यकता अनुसार, जितनी आवश्यकता होती है किसी अंग को, तो आवश्यकता अनुसार शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का काम भी रक्त करता है। क्योंकि रक्त हार्मोन है वो रक्त में मिला दिए जाते हैं और वो रक्त के साथ बहते बहते उस अंग तक पहुंच जाते हैं जिन्हें जितनी आवश्यकता होती है। तो ये हमने 7 कार्य रक्त के देखे हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है रक्त वाला, इसको आप लिख लें, इसके प्रश्नों को भी आप देखें और इसको याद करते रहें। और अपने जो आप इस चैनल को पढ़ रहे हैं तो अपने दोस्तों, अपने साथियों के साथ इसको शेयर करें, इसको भेजें। और
इस पे आपको ओके बायोलॉजी बाय BSS नाम के पास आपको एक रेड बटन दिख रहा है सब्सक्राइब का, तो उस सब्सक्राइब को भी आप दबा दें, और जिससे आप अपने चैनल से जुड़ जाएंगे, और जैसे मैं कोई नया वीडियो भेजता हूँ तो आपको उसका मैसेज प्राप्त हो जाएगा। अपने इस चैनल को शेयर भी करें।